हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुहिल सिसोदिया राजवंश। तो आज बात करते हैं गुहिल सिसोदिया राजवंश के बारे में, सारी बातें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इनकी उत्पत्ति की बात करेंगे, फिर इनके शासनकाल की बात करेंगे, शासकों की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिए गुहिल सिसोदिया राजवंश। तो लिखिए गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में, जैसे कि अलग अलग बातें हैं। तो अबुल फजल ने क्या कहा, ईरान के नौशेखा वंश से संबंधित है ये लोग। किससे बताया, लिख लीजिए उत्पत्ति, लिखिए उत्पत्ति। तो उत्पत्ति देखिए, अबुल फजल ने ईरान के नौशेखा वंश से, लिख लीजिए अबुल फजल ने, लिखिए अबुल फजल ने। तो लिखिए अबुल फजल ने, उत्पत्ति की बात है तो नौशेखा वंश से, लिखिए ईरान के नौशेखा वंश, नौशेखा और वंश से संबंधित बताया है। तो कर्नल टोड ने क्या कहा, इन्हें वल्लभी शासकों से संबंधित माना है। लिख लीजिए कर्नल टोड, कर्नल टोड ने वल्लभी शासकों से संबंधित उनसे संबंध माना है। और मुणोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने इनका ब्राह्मण होना बताया कि ये ब्राह्मण है, ये मत उन्होंने प्रतिपादित किया। तो लिख लीजिए मुणोत नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा, लिखिए मुणोत नैन्सी एवं गोपीनाथ शर्मा, लिखिए गोपीनाथ शर्मा। तो मुणोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा, ब्राह्मण वंशी बताया इनको। क्या बताया है, ब्राह्मण वंशी बताया है। तो D.R. भंडारकर ने क्या बताया है, तो आर्ट से प्राप्त शिलालेखों के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को क्या माना है, ब्राह्मण माना है। लिख लीजिए, आगे लिखिए D.R. भंडारकर, लिखिए D.R. भंडारकर ने इन्हें या फिर ने आहट से प्राप्त, लिखिए आहट से प्राप्त लेखों के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण माना। क्या माना है, ब्राह्मण माना है मेवाड़ के गुहिलों को। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एक लिंग जो महात्म्य में है उसके अनुसार गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से बताया है। तो ये बात भी लिख लीजिए, इतनी नोट कर ली, साथ साथ नोट करते रहिए। तो लिखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति, लिखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति एवं एकलिंग महात्म्य में गुहिलों को आनंदपुर के ब्राह्मण वंश, लिखिए आनंदपुर के
आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंधित माना है। तो देखिए माना है। याद करने की कोशिश करेंगे हम इनको साथ साथ, तो आप भी थोड़ा साथ दीजिए, थोड़ा मैं आपको याद करवाती हूँ। तो देखिए उत्पत्ति देखिए, तो अबुल फजल ने ईरान के नौशेखा वंश से, किस वंश से? नौशेखा वंश से। तो अबुल फजल की कितने? 9 शेख थे। अबुल फजल के कितने शेख थे? 9 शेख थे। याद रह जाएगा। अबुल फजल ने इराक के, ये ईरान की, सॉरी ईरान है, ये इराक अलग है। तो 9 शेखा वंश से याद आ जाएगा। अबुल फजल नाम याद आती है आपको, याद आ जाएगा 9 शेख, तो 9 शेखा वंश से, वरना ये सारे मिक्स हो जाने हैं, आपको पता नहीं चलेगा किसने उत्पत्ति किससे बताई है। तो देखिए कर्नल टोड ने क्या बताया है? वल्लभी शासकों से संबंध माना है। तो कर्नल टोड कहाँ के थे? वल्लभ के थे। याद रख लीजिए कर्नल टोड कहाँ से? वल्लभ से। तो कर्नल टोड ने वल्लभी शासकों से संबंधित माना। मुनोत, नैन्सी और गोपीनाथ क्या थे? ब्राह्मण थे। याद रख लीजिए, तो उनको सारे ब्राह्मण ही नजर आएंगे। याद करने की दृष्टि से बता रही हूँ सिर्फ आपको। तो मुनोत, नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण वंशी। और D.R. भंडारकर ने क्या कहा? तो आहट के प्राप्त लेखों के आधार पर बताया है उसने। तो क्या बताया है? ब्राह्मण। तो भंडार और ब्राह्मण में ज्यादा फर्क नहीं है, भंडारा से याद रख लीजिए, भंडारा से ब्राह्मण। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एकलिंग महात्म्य में गुहिलों के आनंदपुर, ये ब्राह्मण वंशी माना है। आप जिसको अलग जो माना है सिर्फ उन्हीं को याद रखिए, नौशेखा वंश और वल्लभी। तो देखिए अबुल फजल, नौशेखा वंश, कर्नल टोड, वल्लभी शासक, मुनोत, नैन्सी, गोपीनाथ शर्मा क्या थे? ब्राह्मण वंशी थे। भंडारा से ब्राह्मण हो गया। और कुंभलगढ़ और एकलिंग महात्म्य में क्या माना है? ब्राह्मण माना है। क्या माना? ब्राह्मण। तो देखिए आगे नोट करेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? तो आगे लिखिए। देखिए साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए आगे लिखिए, कर्नल टोड एवं मुनोत, नैन्सी ने गुहिलों को जो 24 शाखाओं का उल्लेख किया, 24 शाखाओं में माना है। कितनी शाखाओं में? 24 शाखाओं में। लिख लीजिए कर्नल टोड एवं मुनोत, नैन्सी ने, लिखिए कर्नल टोड एवं मुनोत, नैन्सी ने कर्नल टोड एवं मुनोत, नैन्सी ने गुहिलों को, या गुहिलों की लिख लीजिए, गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो देखिए कर्नल टोड एवं मुनोत, नैन्सी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया। तो गुहिल वंश की नींव जो वो गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में डाली थी। जो वल्लभीपुर कहाँ है? गुजरात। तो वहां के शासक शिलादित्य रानी कौन है? पुष्पावती का पुत्र था। लिखेंगे, अब नींव लिखते हैं, पहले लिख लीजिए ये बात, फिर साथ साथ याद करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप बिल्कुल भी। तो लिखिए गुहिल वंश की नींव, बिल्कुल सरल भाषा में लिखवा रही हूँ आपको, हार्ड लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। तो देखिए गुहिल वंश की नींव, गुहिल वंश की नींव गुहादित्य, या गुहिल नाम था इनका,
कब? 566 ईस्वी। ईस्वी 566। लिखिए जो वल्लभीपुर गुजरात, जो वल्लभीपुर गुजरात की राजा का नाम शिलादित्य और इनकी रानी, शिलादित्य की रानी पुष्पावती। लिखिए रानी पुष्पावती। रानी पुष्पावती ये कहाँ की? तो आबू के परमार की राजकुमारी थी। जिन नहीं लिखेंगे तो लिख लीजिए इनका पुत्र था। तो देखिए कर्नल टोड एवं मुहणोत नैन्सी ने, किन किन ने? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कर्नल टोड एवं मुहणोत नैन्सी ने गोइलों की कितनी शाखा? 24 शाखा। तो ये संख्या है, पहले क्या था? 9 सीखा था, याद है? तो 9 है, 24 है, सारी संख्या इन्हीं में है। तो कर्नल टोड एवं मुहणोत नैन्सी ने गोइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। और गोहिल वंश की नींव गोहिल ने अपने नाम पर ही, और उनका वैसे नाम था गुहादित्य, तो उन्होंने की। कब की? 566 ईस्वी में की। कब की? 566 ईस्वी में, जो वल्लभीपुर गुजरात की राजा शिलादित्य एवं रानी पुष्पावती का पुत्र था। गोहिल के माता पिता कौन थे? शिलादित्य और रानी पुष्पावती। इनका बेटा था कौन? गोहिल, जिसने गोहिल वंश की नींव डाली थी 566 ईस्वी में। ईस्वी थी 566। तो आगे लिखेंगे। अभी इतनी बात याद हो गई, साथ साथ नोट करते रहिए। तो देखिए आगे, तो विश्व में जो सर्वाधिक समय तक का शासन करने वाला जो राजवंश है, तो मेवाड़ का गोहिल सिसोदिया ही माना जाता है। 566 में बताया ना मैंने नींव, तो 566 से 1947 ईस्वी हो गया ना शासन का लंबा। तो इनकी जो इस वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी। नागदा भी मिल जाता है ऑप्शन में, तो नागदा लिखना है। और वर्तमान में उदयपुर जिले की जो एकलिंग जी के निकट है, तो ये बात लिखेंगे। लिखिए विश्व में सर्वाधिक समय तक, लिखिए विश्व में सर्वाधिक समय तक, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश। लिखिए शासन करने वाला राजवंश, शासन करने वाला राजवंश मेवाड़ का गोहिल सिसोदिया माना जाता है। लिखिए मेवाड़ का गोहिल सिसोदिया माना जाता है। गोहिल सिसोदिया माना जाता है 566 ईस्वी से 1947 ईस्वी। लिखिए 566 ईस्वी से 1947 ईस्वी। तो देखिए इस वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ? नागदा या नागदा थी। लिखिए इस वंश की प्रारंभिक राजधानी, या फिर सीधा नीचे लिख लीजिए प्रारंभिक राजधानी नागदा या नागदा थी, जो वर्तमान में उदयपुर जिले में। लिखिए जो वर्तमान में उदयपुर जिले में, इस जिले में
उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में एकलिंगजी के निकट स्थित है। लिख लीजिए, एकलिंगजी के निकट स्थित है। तो देखिए, गुहिल सिसोदिया राजवंश की बातें पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ रहे हैं? गुहिल सिसोदिया राजवंश। तो देखिए, विश्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तो मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश। कौन सा? मेवाड़ का गुहिल सिसोदिया वंश। तो इस वंश की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी, जो वर्तमान में उदयपुर जिले में एकलिंगजी के निकट स्थित है। तो गुहिल और नाग थोड़ा याद रख लीजिए, गुहिल नाग याद रख लीजिए। तो गुहिल हो गया और राजधानी हो गई, प्रारंभिक राजधानी ज्यादातर पूछी जाती है तो नागदा हो गई, जो वर्तमान में उदयपुर जिले के एकलिंगजी के निकट स्थित है। आगे देखिए, तो देखिए आगे तो बात कर लेते हैं। देखिए, मेवाड़ की गुहिल सिसोदिया राजवंश की जो राजधानियों का क्रम तो नागदा, आहर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर है। चावंड एवं कुंभलगढ़ थोड़े से समय के लिए देश की राजधानी रही है। लिख लीजिए, या फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है, नागदा नोट करवा दी है मैंने। आगे चावंड और कुंभलगढ़ आगे देख भी लेंगे हम। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए बप्पा रावल, शासक लिखिए सबसे पहले बप्पा रावल, लगा लीजिए आप हेडिंग बप्पा रावल। अब बात करते हैं बप्पा रावल की शासनकाल। लिख लीजिए 734 से 753। 734 से 753 ईस्वी का शासनकाल। तो आगे देखिए इनमें तो बप्पा रावल पढ़ेंगे अभी। तो बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से माना जाता है कि मेवाड़ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। राज प्रशस्ति के अनुसार क्या है कि बप्पा ने मौर्य राजा जो मान मौर्य है उनको पराजित किया 734 ईस्वी में, और चित्तौड़ पर अधिकार कर नागदा को राजधानी बनाया। ऐसी ऐसी बातें हम लिखेंगे। तो लिखिए बप्पा रावल को, और इनकी उपाधि भी है कि हिंदुआ सुल्तान। ये सारी बातें आप पढ़ेंगे बप्पा रावल से संबंधित। तो देखिए बप्पा रावल को लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए बप्पा रावल को, बप्पा रावल को हरित ऋषि के आशीर्वाद से, लिखिए हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त हुआ, पुनः प्राप्त हुआ। तो लिखिए वो राज्य पुनः प्राप्त हुआ। और राज प्रशस्ति के अनुसार भी लिख लीजिए, लिखिए राज प्रशस्ति के अनुसार, लिखिए राज प्रशस्ति के अनुसार। क्या है इसके अनुसार? तो लिखिए बप्पा रावल ने मौर्य राजा, बप्पा रावल ने मौर्य राजा मानमोरी, कौन है? मौर्य राजा मानमोरी, मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर नागदा को अपनी राजधानी बनाए। लिख लीजिए मानमोरी को 734 ईस्वी में पराजित कर चित्तौड़ पर
अधिकार कर नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा को अपनी राजधानी बनाया। इसको बनाया, नागदा को अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए ये बातें नोट कीजिए, सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए और जिन्होंने लिख लिया है वो सुनिए। तो बप्पा रावल को किसके आशीर्वाद से पूछ लिया गया क्वेश्चन है, बीएड बीएसटीसी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बप्पा रावल को किस ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य पुनः प्राप्त हुआ? तो हारित ऋषि। क्या नाम है ऋषि का? हारित ऋषि। तो राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने मौर्य राजा मान मौर्य को पराजित किया है। बताया जाता है राज प्रशस्ति में क्या लिखा है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से नहीं बनाया गया कुछ, तो उसमें लिखा गया है कि जो मौर्य राजा मान मौर्य थे उनको 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने पराजित किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया और उसके बाद नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ये दोनों मत हैं, ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं आगे। जिन्होंने लिख लिया है वो आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया राजवंश की राजधानियों का कर्म पहले नागदा है, आहड़ है, चित्तौड़ है और उदयपुर है। कर्म कभी नहीं पूछा जाता, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिख लेंगे। अब आप बात कर लिए लिख लीजिए थोड़ी इनकी उपाधि की। तो बप्पा राव ने हिंदवा सूरज की उपाधि धारण की थी, इसलिए गुहिल वंश के जो सभी शासक हैं वो उस समय को क्या मानते थे? हिंदवा सूरज कहने लगे। तो ये बात नोट कीजिए। लिखिए बप्पा रावल ने, लिखिए बप्पा रावल ने हिंदवा सूरज की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की थी, इसलिए गुहिल वंश के सभी शासक, लिखिए इसलिए गुहिल वंश के सभी शासक समय को क्या कहते थे? समय को तो हिंदवा सूरज, लिख लीजिए हिंदवा सूरज कहते थे, हिंदवा सूरज कहते थे। तो एक बात नोट लगा कर भी लिख लीजिए। तो इतिहासकार जो सीवी वेद ने उन्होंने बप्पा रावल की तुलना जो फ्रांसीसी सेनापति थे, उनका नाम था चार्ल्स मोटेल, तो उनसे करते थे। क्या किया था उन्होंने? जिन्होंने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। ये बात जो चाहे वो नोट लगाकर लिख सकता है, लगा लीजिए नोट। तो लिख लीजिए इतिहासकार सीवी वेद, लिखिए इतिहासकार सीवी वेद बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति, चार्ल्स मोटेल से करते हैं। लिखिए चार्ल्स मोटेल से करते हैं, जिसने क्या किया था? लिखिए यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। लिखिए यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को
पराजित किया था। तो देखिए बप्पा रावल देख रहे हैं, तो देखिए बप्पा रावल ने हिंदवा सूरज की उपाधि धारण की थी। क्या उपाधि धारण की थी? हिंदवा सूरज की उपाधि धारण की थी। इसलिए गुहिल के सभी शासक समय को क्या कहने लगे? वो खुद को ही कहने लगे हिंदवा सूरज। क्या कहने लगे? हिंदवा सूरज कहने लगे। तो इतिहासकार जो सीवी विद्य हैं, उन्होंने बप्पा रावल की तुलना की है फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मोटेल से। वो उनकी तुलना करते हैं, जिन्होंने क्या किया था? यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को पराजित किया था। किसने किया था? चार्ल्स मोटेल ने किया था। इसीलिए इतिहासकार सीवी विद्य जो बप्पा रावल की तुलना इनसे करते हैं। तो अब देखेंगे कुछ और प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनके मत क्या हैं, साथ साथ नोट कर लीजिए आप। तो लिखिए हीराचंद ओझा के अनुसार अगर बात करें तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या है था? कालभोज। तो उन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर 734 ईस्वी में बनवाया। एकलिंग जी जो है गुहिल वंश के कुल देवता थे। तो ये बात लिखेंगे। लिखिए हीराचंद ओझा के अनुसार, लिख लीजिए हीराचंद ओझा के अनुसार, हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम, लिखिए बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज। लिख लीजिए कालभोज क्या नाम था? कालभोज नाम था। लिखिए उन्होंने कैलाशपुरी में, उन्होंने कैलाशपुरी में कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर 734 ईस्वी में बनवाया, ईस्वी में बनवाया। तो एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। लिख लीजिए बात, एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। लिखिए एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। क्या थे? तो गुहिल वंश के कुल देवता थे। कौन थे? एकलिंग जी। तो इसके निकट ही हरित ऋषि का आश्रम भी स्थित है। लिख लीजिए इसके निकट ही, इसके निकट ही हरित ऋषि का, हरित ऋषि का आश्रम भी स्थित है। आश्रम भी स्थित है। तो देखिए हीराचंद ओझा के अनुसार देखते हैं। तो हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम जो है क्या था? कालभोज था। उन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ठीक है, बनवाया कब? 734 ईस्वी में बनवाया। और एकलिंग जी कौन है? गुहिल वंश के कुल देवता। तो गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंग जी। तो इसके निकट ही क्या है? जो मंदिर है इसके निकट ही क्या है? हरित ऋषि का आश्रम भी स्थित है। जिसको थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, एक बार फिर से देख लीजिए। हीराचंद ओझा है इतिहासकार। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या माना? उन्होंने बोला है इनका नाम था कालभोज। तो उन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर 734 ईस्वी में बनवाया। और गुहिल वंश के कुल देवता कौन? एकलिंग जी।
तो इसके निकट जो है वो क्या है, हरित ऋषि का आश्रम भी इसके निकट स्थित है। तो आगे देखिए, तो बप्पा रावल के बाद खुमान प्रथम द्वारा अरब आक्रमणियों का परास्त करने का उल्लेख भी मिलता है। तो बप्पा के वंशज जैसे अल्लट हैं 951 से 917 ईस्वी, तो आर्ट को अपनी राजधानी बनाया, वहां पर क्या बनवाया, वराह मंदिर बनवाया। सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले लिखिए बप्पा रावल के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक है वही देखेंगे। लिखिए बप्पा रावल के बाद, बप्पा रावल के बाद कुंभाण प्रथम द्वारा अरब आक्रमणकारियों को परास्त करने का उल्लेख भी मिलता है। परास्त करने का उल्लेख भी मिलता है। तो देखिए बप्पा के वंशज, लिखिए बप्पा के वंशज अल्लट, बप्पा के वंशज अल्लट 951 से 917 ईसा पूर्व, 951 से 917 ईस्वी पूर्व की बात है। लिखे ने अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, एवं राजधानी बनाया और वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए बप्पा रावल के बाद खुमान प्रथम द्वारा, किसके द्वारा, खुमान प्रथम के द्वारा आक्रमणकारियों को परास्त करने का उल्लेख मिलता है। और बप्पा के वंशज अल्लट, कौन वंशज है, अल्लट 951 से 917 ईस्वी पूर्व ने आहट को अपनी राजधानी बनाया और वहां क्या करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, तो वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो आगे बात करते हैं, देखिए और क्या क्या। तो देखिए आगे अगर बात करें तो बप्पा का वंशज अल्लट, बात कर ली तो अल्लट ने मेवाड़ में क्या किया, नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किया। नोट करेंगे इस बात को। तो लिखिए अल्लट ने मेवाड़ में, लिखिए अल्लट ने मेवाड़ में, कहा, मेवाड़ में नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किया। नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किया। उसने होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर पढ़ चुके हैं तो इतना लिख लीजिए, उसने होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। लिखिए एवं होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया।
हरिया देवी से विवाह किया। 1158 की बात करें तो रणजीत सिंह एक जो प्रमुख शासक हुआ, इसके पुत्रों जैसे सेम सिंह है, उन्होंने गुहिलों के क्रम से जैसे रावल सिसोदिया शाखाएं फिर प्रारंभ हो गई। सेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी। तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, अल्लट। तो अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किया। एक हूण राजकुमारी, कौन थी हूण राजकुमारी? हरिया देवी। तो उनसे क्या किया इन्होंने? विवाह किया। आगे देखिए, तो देखिए लिखिए आगे, 1158 में 1158 में रणजीत सिंह एक प्रमुख शासक हुआ। रणजीत सिंह एक प्रमुख शासक हुआ। प्रमुख शासक कौन हुआ? रणजीत सिंह। तो इसके बाद इसके पुत्रों क्षेम सिंह, लिखिए, इसके बाद इसके पुत्रों क्षेम सिंह, क्षेम सिंह एवं राहप से क्रम से लिख लीजिए, गुहिलों की क्रम से, गुहिलों की क्रम से रावल एवं सिसोदिया शाखाओं का प्रारंभ हुआ। लिखिए, रावल एवं सिसोदिया एवं सिसोदिया शाखाओं का प्रारंभ हुआ। तो कौन सी शाखा प्रारंभ हुई? उनका आरंभ हो गया रावल एवं सिसोदिया। तो क्षेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की, ये बात लिख लीजिए। क्षेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की। धारण की। तो देखिए 1158 में रणजीत सिंह एक प्रमुख शासक हुआ। उसके बाद इसके पुत्र कौन कौन? सेम सिंह एवं अपने क्रम से गुहिलों की रावल एवं सिसोदिया शाखाओं का प्रारंभ कर दिया, या फिर रावल एवं सिसोदिया शाखा आरंभ हो गई। तो सेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि किसने धारण की? सेम सिंह। थोड़ा याद रखिए, क्षमा करने वाला राव यानी बड़ा होता है, रावल क्षमा करने वाला क्या होगा? रावल कहलाएगा। तो क्षमा से याद रह जाएगा आपको क्षेम सिंह। तो क्षेम सिंह ने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की। तो आगे लिखिए, बड़े शासकों के नाम देख लेते हैं, उन्हें नहीं पढ़ेंगे, जेत्र सिंह पढ़ेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे। तो लिखिए, रावल शाखा में रणजीत सिंह के पश्चात, लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा याद रहे। लिखिए, रावल शाखा में रणजीत सिंह के पश्चात, रणजीत सिंह के पश्चात सामंत सिंह, नाम देखिए इनके, सामंत सिंह, कुमार सिंह, कुमार सिंह, जेत्र सिंह, जेत्र सिंह,
तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह एवं रतन सिंह हुए। रतन सिंह हुए। तो सामंत सिंह के समय 1172 ईस्वी में जालोर की कीर्ति बोली यानी कि कीतू ने सोनगरा चौहान द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने पर सामंत सिंह से पराजित होकर क्या किया था? गुहिल साम्राज्य की स्थापना की थी। वागड़ डूंगरपुर है वागड़। तो लिखेंगे ये बात। तो लिखिए सामंत सिंह के समय, लिखिए सामंत सिंह के समय, सामंत सिंह के समय 1172 ईस्वी में, कब? 1172 ईस्वी में जालोर के कीर्तिपाल, लिखिए जालोर के कीर्तिपाल कीर्तिपाल सोनगरा चौहान, लिख लीजिए सोनगरा चौहान द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने पर, द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने पर सामंत सिंह ने पराजित होकर वागड़ क्षेत्र, लिखिए डूंगरपुर में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। लिखिए गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद समझिए। देखिए रावल शाखा में रणजीत सिंह के पश्चात सामंत सिंह, कुमार सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह हुए। कौन कौन हुए बोलिए एक बार। रणजीत सिंह के पश्चात सामंत सिंह, कुमार सिंह, जेत सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और रतन सिंह हुए। तो सामंत सिंह के समय 1172 में जालोर के कीर्तिपाल सोनगरा चौहान द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने पर सामंत सिंह ने पराजित होकर डूंगरपुर में गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखिए लगा लीजिए, इनमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखिए जेत्र सिंह, फिर तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह, यही देखेंगे सिर्फ। तो लिखिए सबसे पहले लिखेंगे जेत्र सिंह। आप पढ़ेंगे जेत्र सिंह, तो लगा लीजिए हेडिंग जेत्र सिंह। जेत्र सिंह। तो देखिए शासनकाल लिखिए 1213 से 1250 ईस्वी। लिखिए 1213 से 1250 ईस्वी। गुहिल वंश का जो प्रतापी शासक है वो जेत्र सिंह है। हमीर मनवर्धन के अनुसार भूताला युद्ध कब हुआ है? 1227 ईस्वी में। तो सुल्तान इल्तुतमिश को इन्होंने पराजित किया। तो युद्ध में क्या हुआ? नागदा को भारी नुकसान हुआ। इस कारण जेत्र सिंह ने नागदा के स्थान पर चित्तौड़गढ़ को बना लिया फिर राजधानी। तो जो अंतिम शासन के जो वर्ष इनके दिल्ली के सुल्तान नरीसुद्दीन मोहम्मद के आक्रमण का भी इनको सामना करना पड़ा। तो ये सारी बातें लिखेंगे जेत्र सिंह में। आप हेडिंग लगा लीजिए जेत्र सिंह। तो देखते हैं जेत्र सिंह के बारे में। तो लिखिए यह गुहिल वंश का प्रतापी शासक हुआ। लिखिए
यह गुहिल वंश का प्रतापी शासक हुआ। गुहिल वंश का प्रतापी शासक हुआ। हमीर मदमर्दन के अनुसार, लिखिए, हमीर मदमर्दन के अनुसार, तो हमीर मदमर्दन के अनुसार इन्होंने भूताला के युद्ध में, लिखिए, इन्होंने भूताला के युद्ध कब हुआ था, ब्रैकेट में लिख लीजिए, 1227 ईस्वी। तो लिखिए, भूताला युद्ध में सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया। तो इस युद्ध में नागदा को भारी क्षति हुई, लिख लीजिए, इस युद्ध में नागदा को भारी क्षति हुई, इसलिए इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी किसको बनाया, फिर इसके बाद बना लिया चित्तौड़गढ़ को। तो लिखिए, चित्तौड़ को राजधानी बनाया। तो देखिए, जेत्र सिंह पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जेत्र सिंह। तो यह गुहिल वंश का प्रतापी शासक हुआ। कौन हुआ, जेत्र सिंह गुहिल वंश का प्रतापी शासक हुआ। तो हमीर मदमर्दन के अनुसार इन्होंने भूताला का युद्ध, तो कब हुआ ये भूताला का युद्ध, 1227 ईस्वी। ईस्वी कब है, 1227 ईस्वी। तो इन्होंने सुल्तान इल्तुतमिश को हराया, और इस युद्ध में नागदा जो राजधानी थी इनकी, तो उनको बहुत नुकसान हो गया। तो इसलिए इन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसको बना लिया फिर, चित्तौड़गढ़ को। तो आगे और देखते हैं इनके बारे में। तो गुहिल वंश का प्रतापी शासक कौन हुआ, जेत्र सिंह। हमीर मदमर्दन के अनुसार भूताला के युद्ध में सुल्तान इल्तुतमिश को हराया और नागदा को भारी क्षति हो गई, इसलिए चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना लिया। आगे लिखिए, जेत्र सिंह में लिखना है आगे। तो लिखिए, जेत्र सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में, लिखिए, जेत्र सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद, लिखिए, दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद लिख लीजिए, महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा।
सामना करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जितेंद्र सिंह के शासनकाल को क्या कहा? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा, और इसके कालखंड में उसे मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक भी कहा गया है। ये बात लिखेंगे, लिखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जितेंद्र सिंह के शासनकाल को, लिखिए जितेंद्र सिंह के शासनकाल को, जितेंद्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल कहा, और मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक कहा। लिख लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे तेज सिंह। तो पहले लिख लीजिए, एवं कालखंड में उसे, एवं कालखंड में उसे मेवाड़ की नवशक्ति का, लिखिए मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक कहा, नवशक्ति का संचारक कहा। तो देखिए जितेंद्र सिंह हमारे कंप्लीट। आगे पढ़ेंगे तेज सिंह। तो देखिए जितेंद्र सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और दशरथ शर्मा के अनुसार जितेंद्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा, एवं कालखंड में उसे क्या कहा? मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक कहा, मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक। कर लिया होगा ये आपने नोट। तो अब आगे देखते हैं, लगाइए आगे, लिख लीजिए तेज सिंह, शासक लिखिए तेज सिंह, शासक तेज सिंह लिखिए। तो जितेंद्र सिंह की बात हमने कर ली है, अब लिख लीजिए आप तेज सिंह। तो तेज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो शासनकाल लिखिए इनका 1250 से 1273, लिखिए 1250 से 1273 ईस्वी। तो देखिए 1253 से 54 में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान बलबन को परास्त किया, और इनके शासनकाल में 1260 में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो था, उन्होंने जैन मुनि कमलचंद्र सूरी द्वारा चित्रित किया गया था। रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इतनी सी बातें हमें तेज सिंह ने नोट करनी है। तो लिख लीजिए तेज सिंह, तेज सिंह में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लिखिए इसने 1253-54 में, लिखिए इसने 1253-54 में, 1253-54 में दिल्ली के सुल्तान बलबन को, लिखिए दिल्ली के सुल्तान बलबन को परास्त किया, परास्त किया। तो आगे लिखिए इनके शासनकाल में, आगे लिखिए इसके शासन में, लिखिए इसके शासन में या शासनकाल में, इसके शासनकाल में, शासनकाल में 1260 ईस्वी में, कब?
1260 ईस्वी में। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखिए। मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ, प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जैन मुनि कमल चंद्र लिखिए। जैन मुनि कमल चंद्र सूरी द्वारा चित्रित किया गया। उनकी रानी जेतल देवी ने लिखी। उसकी रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में लिखिए। चित्तौड़ में कहाँ? चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। लिखिए श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए तेज सिंह पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तेज सिंह पढ़ रहे हैं। तो देखिए कब शासनकाल देखिए 1250 से 1273 ईस्वी। तो देखिए इसने 1253-54 में दिल्ली के सुल्तान बलबन को परास्त किया और इनके शासनकाल में 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जैन मुनि कमल चंद्र सूरी द्वारा चित्रित किया गया। उसकी रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। आगे लिखिए समर सिंह। लिखिए शासक, लिखिए समर सिंह। लिख लीजिए समर सिंह। तो समर सिंह देखिए, तो समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में स्त्रियों का शक्ति का अप्रहंता कहा गया और उसका एक पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना और दूसरे पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में साम्राज्य स्थापित किया। ये बात नोट कीजिए। लिखिए समर सिंह को, लिखिए समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, लिखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में स्त्रियों का शक्ति का अप्रहंता। लिखिए स्त्रियों की शक्ति का अप्रहंता कहा गया। तो उसका एक पुत्र रतन सिंह, लिखिए उसका एक पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का शासक बना तथा दूसरा पुत्र कौन है? कुंभकर्ण। तो लिखिए कुंभकर्ण ने नेपाल में साम्राज्य स्थापित किया। लिखिए दूसरा पुत्र कुंभकर्ण।
कुंभकर्ण ने नेपाल में साम्राज्य स्थापित किया। साम्राज्य स्थापित किया। तो देखिए समर सिंह क्या पढ़ रहे हैं, समर सिंह। तो समर सिंह को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में स्त्रियों की शक्ति का अप्रहंता कहा गया और उसका एक पुत्र रतन सिंह तो बना मेवाड़ का शासक और दूसरा पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में साम्राज्य स्थापित किया। तो एक पुत्र कौन, रतन सिंह, तो वो तो बने मेवाड़ के शासक और दूसरे पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में साम्राज्य स्थापित किया। अब हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। तो हेडिंग लगा लीजिए रावल रतन सिंह। लगाइए हेडिंग रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। तो देखिए गोहिल वंशीय समर सिंह के बाद उसका पुत्र रतन सिंह चौहान की गद्दी पर बैठा और गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रतन सिंह को बंदी बना लिया था। तो लिखेंगे ये सारी बातें, लिखिए गोहिल वंशीय समर सिंह के बाद, लिखिए गोहिल वंशीय समर सिंह के साथ, समर सिंह के बाद यानी कि समर सिंह के बाद में उसका पुत्र रतन सिंह, लिखिए उसका पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। लिखिए चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा और यह गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। लिख लीजिए यह गोहिल वंश की, यह गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। तो यह गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो देखिए रावल रतन सिंह शासन काल हमने नहीं लिखा, लिख लीजिए 1302 से 1303 ईस्वी, 1302 से 1303। तो गोहिल वंशीय समर सिंह के बाद उसका पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा और गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। आगे लिखेंगे तो लिखिए 1303 ईस्वी में, कब, 1303 ईस्वी में, लिखिए 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर, लिखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर रतन सिंह को बंदी बना लिया। लिखिए रतन सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया और खिलजी के आक्रमण के कुछ कारण भी थे, वो लिख लीजिए खिलजी के आक्रमण के कुछ कारण थे। खिलजी के आक्रमण के कारण। तो देखिए क्या क्या कारण थे। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, लिख लीजिए एक बार,
अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह के समय से ही मेवाड़ की लगातार बढ़ती हुई शक्ति। लिख लीजिए, जेत्र सिंह, तेज सिंह, लिखिए जेत्र सिंह, तेज सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। समर सिंह के समय से ही बढ़ती शक्ति। किसकी शक्ति? मेवाड़ की बढ़ती शक्ति। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व, एक और बात लिख लीजिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व। लिखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व। और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, ये भी लिख लीजिए, पद्मिनी को प्राप्त करने की। लिखिए पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कारणों से आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वो कारण देखिए, कौन कौन से कारण थे। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर रतन सिंह को बंदी बना लिया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो आक्रमण के कुछ कारण भी थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, यानी कि हर तरफ अपना ही साम्राज्य देखना चाहता था। तो एक तो हो गई साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। और तेज सिंह, जेत्र सिंह, समर सिंह के समय से ही मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को देखा, तो उसने मेवाड़ को अपनाना चाहा। तो मेवाड़ जो दुर्ग है, विशाल दुर्ग है, उसके महत्व को देखते हुए भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और एक और कारण है पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। राव रतन सिंह की पत्नी, राव रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, कहा जाता है ये बेहद ही सुंदर थी। तो इनको प्राप्त करने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो देखेंगे, नोट लगाकर आप इसमें एक बात लिखिए। लिखिए नोट लगाइए और एक बात लिखिए। तो लिखिए पद्मावत के अनुसार, लिखिए पद्मावत के अनुसार पद्मिनी, पद्मावत के अनुसार पद्मिनी सिंहलदीप, सिंहलदीप यानी कि श्रीलंका, सिंहलदीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी। कि राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी, गंधर्वसेन की पुत्री थी, जिसका विवाह रावल रतन सिंह से हुआ, जिसका विवाह रावल रतन सिंह से हुआ। किससे हुआ विवाह? तो रावल रतन सिंह से हुआ। किससे? रावल रतन सिंह से।
तो लिखिए राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक था। क्या था? एक तांत्रिक था। तो रतन सिंह से अपने अपमान का एक बार उसने कहा जाता कि अपने दरबार से उसको निकाल दिया था कुछ बोल के। तो उसका बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष जो है पद्मिनी की तारीफें करने लगा। पद्मिनी की सुंदरता की तारीफें किसके सामने करने लगा? अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर वो तांत्रिक पद्मिनी की तारीफें करने लगा। क्यों करने लगा? रतन सिंह से बदला लेने के लिए और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। मान लीजिए उसे उकसा दिया, उसे उत्साहित कर दिया कि वो चित्तौड़ पर आक्रमण करे और पद्मिनी को अपना बना ले। तो ये बात लिख लीजिए। लिखिए चेतन नामक नाम याद रखिए, तांत्रिक का चेतन नाम है। तो लिखिए चेतन नामक तांत्रिक ने, चेतन नामक तांत्रिक ने रतन सिंह से अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, यानी अलाउद्दीन के सामने, खिलजी के समक्ष पद्मिनी की तारीफ करने लगा। पद्मिनी की तारीफ करने लगा। एवं चित्तौड़ पर आक्रमण करने हेतु से प्रोत्साहित किया। लिखिए एवं क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। कहने का अर्थ क्या है वो सुनिए। तो देखिए रावल रतन सिंह पढ़ रहे हैं। तो देखिए पद्मावत के अनुसार पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? तो श्रीलंका की राजकुमारी थी। कौन है? पद्मिनी। और राजा गंधर्वसेन की बेटी थी। किनकी पुत्री थी? रानी पद्मिनी थी गंधर्वसेन की पुत्री, जिनका विवाह रावल रतन सिंह से हुआ। और चेतन नामक तांत्रिक था एक, उनको रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था। उसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर वो उनकी जो रानी थी पद्मिनी उसकी तारीफ करने लगा और चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए उसे प्रोत्साहित कर दिया। और उसने क्या किया? फिर आक्रमण कर दिया। तो आगे लिखिए, इसमें लिखिए पद्मिनी के चाचा गोरा और उसका भाई कौन? बादल। तो गोरा बादल साथ में ही नाम मिलेगा आपको। तो दासियों के वेश में पालकियों में जाकर युद्ध करके और रतन सिंह को मुक्त करा दिया। कहाँ से? अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया था ना उनको, तो वहां से मुक्त करा लाए। और इस आक्रमण में सिसोदा गांव के सरदार लक्ष्मण सिसोदिया और उनके 7 पुत्रों ने प्रवेश द्वार की रक्षा करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो लक्ष्मण के पोते थे, पुत्र नहीं पोते। कौन? हमीर ने आगे जाकर मेवाड़ का पुनरुद्धार किया और सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। ये सारी बातें देखते हैं। तो देखिए पद्मिनी के चाचा, लिखिए पद्मिनी के चाचा गोरा एवं भाई बादल
ने दासियों के वेश में लिखे, दासियों के वेश में पालकियों में जाकर, पालकी में गए वो, तो पालकियों में जाकर युद्ध करके रतन सिंह को छुड़वाया, वहां से छुड़वा लाई। तो इस आक्रमण में सिसोदा गांव के सरदार लिखे, इस आक्रमण में सिसोदा गांव के सरदार किस गांव के? सिसोदा गांव के सरदार लक्ष्मण सिसोदिया, एवं उनके 7 पुत्रों ने, प्रवेश द्वार की रक्षा करते समय वीर गति प्राप्त की। लिख लीजिए, वीर गति प्राप्त की। तो उसके 7 पुत्रों ने क्या किया? प्रवेश द्वार की रक्षा करके वीर गति प्राप्त की। तो इसी लक्ष्मण के पुत्र, लिख लीजिए, इसी लक्ष्मण के पुत्र हमीर ने, लिख लीजिए, इसी लक्ष्मण के पुत्र हमीर ने आगे जाकर मेवाड़ का पुनरुद्धार करके, लिखिए, मेवाड़ का पुनरुद्धार करके क्या किया? सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। लिख लीजिए, सिसोदिया राजवंश की नींव डाली, सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। तो देखिए, रीडिंग लगाइए, इनकी रीडिंग लगाएंगे एक बार। तो राव रतन सिंह पढ़ रहे हैं। तो पद्मिनी के चाचा गोरा व भाई बादल ने दासियों के वेश में जाकर, पालकियों में जाकर युद्ध करके क्या किया? रतन सिंह को छुड़वा लिया। क्लियर? तो इस आक्रमण में सिसोदा गांव के सरदार सिसोदिया एवं उनके 7 पुत्रों ने, कितने पुत्रों ने? 7 पुत्रों ने प्रवेश द्वार की रक्षा करते समय वीरगति प्राप्त की। तो इसी लक्ष्मण के पोते हैं हमीर ने आगे जाकर मेवाड़ का पुनरुद्धार करके सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। एक बार फिर से रीडिंग लगाइए। तो देखिए, पद्मिनी के चाचा गोरा व भाई बादल ने दासियों के वेश में वो गए और रतन सिंह को वहां से मुक्त करवा लिया। तो इस यहाँ जो आक्रमण हुआ, वहां सिसोदा गांव के सरदार लक्ष्मण सिसोदिया एवं उनके 7 पुत्रों ने प्रवेश द्वार की रक्षा करते समय वीरगति प्राप्त की। तो लक्ष्मण के पुत्र हमीर ने आगे जाकर मेवाड़ में क्या किए? सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। किस वंश की? सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। आगे देखिए, इसमें
लिखिए, आगे लिखेंगे, लिखिए रतन सिंह के नेतृत्व में, लिखिए रतन सिंह के नेतृत्व में, रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा व बादल सहित, लिखिए गोरा व बादल, गोरा व बादल सहित राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया, राजपूत योद्धाओं ने केसरिया किया, केसरिया किया। और पद्मिनी ने क्या किया? जोहर किया। लिखिए, और पद्मिनी ने जोहर किया, जोहर किया। कब की बात है? 26 अगस्त 1303। लिख लीजिए 26 अगस्त 1303, 1303। तो यह चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाया। लिख लीजिए, यह चित्तौड़ का प्रथम साका, चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाया। तो देखिए, लिख लीजिए इतनी बात। तो रतन सिंह के नेतृत्व में, रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल सहित राजपूत योद्धाओं ने तो केसरिया कर लिया और पद्मिनी ने जोहर कर लिया। कब की बात है? 26 अगस्त 1303, 26 अगस्त 1303। तो चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? 1303 में। तो चित्तौड़ का प्रथम साका ईस्वी पूछ ली जाए तो 1303। आगे देखिए, रतन सिंह में लिखना है आगे। तो लिखिए, चित्तौड़ यानी कि खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में लगे अष्ट धातु दरवाजे को कहाँ ले जाया गया? दिल्ली। और शाहजहां ने उसे लाल किले पर लगवाया। बाद में भरतपुर के जो राजा थे जवाहर सिंह जाट द्वारा लाकर लोहागढ़ दुर्ग के भरतपुर में प्रवेश द्वार पर लगा दिया गया। तो ये लिखेंगे, ये बात लिखिए, खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में लगे, लिखिए खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में लगे, चित्तौड़ दुर्ग में लगे अष्ट धातु दरवाजे को, लिखिए अष्ट धातु दरवाजे को, दरवाजे को दिल्ली ले जाया गया। लिखिए दिल्ली ले जाया गया, जिसे शाहजहां ने लाल किले पर लगवाया, जिसे शाहजहां ने लाल किले पर लगवाया, लाल किले पर लगवाया। बाद में भरतपुर के राजा, लिखिए बाद में भरतपुर के राजा, भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जाट द्वारा, लिखिए जवाहर सिंह जाट द्वारा इसे लाकर लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग
कहाँ है लोहागढ़ दुर्ग? लिख लीजिए ब्रैकेट में भरतपुर। तो दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगाया गया, प्रवेश द्वार पर लगाया गया। तो देखिए खिलजी द्वारा दुर्ग में लगे, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दुर्ग में लगे अष्ट धातु दरवाजे को कहाँ ले जाया गया? दिल्ली ले जाया गया। और क्या किया गया दिल्ली उसका? तो शाहजहां ने लाल किले पर वो लगवाई। तो बाद में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जाट द्वारा इसे लाकर लोहागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगाया गया। तो देखिए खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में लगे अष्ट धातु दरवाजे को दिल्ली ले गए और शाहजहां ने उसे लाल किले पर लगवाया। तो बाद में भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जाट द्वारा इसे लाकर लोहागढ़ में प्रवेश द्वार पर लगाया गया। आगे देखिए ना, नोट कर लिया। आगे देखिए तो खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद, लिखिए खिलजी ने, लिखिए खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद चित्तौड़ विजय के बाद किले का शासन, लिखिए किले का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर, अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपकर इसका नाम खिजराबाद रखा। लिखिए इसका नाम खिजराबाद रखा। नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा। तो खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 में जालोर के मालदेव चौहान, मालदेव मुछाला को चित्तौड़ का शासन प्रबंध उसे सौंप दिया गया। तो लिख लीजिए इतना खिजराबाद रखा। बाद में लिखिए खिलजी की मृत्यु के पश्चात, लिखिए खिलजी की मृत्यु के पश्चात खिलजी की मृत्यु के पश्चात 1316 ईस्वी में जालोर के मालदेव चौहान, लिखिए जालोर के मालदेव चौहान, मालदेव चौहान को चित्तौड़ का शासन प्रबंध सौंप दिया गया। शासन प्रबंध सौंप दिया गया। तो देखिए खिलजी ने, किसने? खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद किले का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? खिज्र खां को सौंप दिया और नाम रख दिया खिजराबाद। क्या नाम रख दिया? खिजराबाद। तो खिलजी की मृत्यु के बाद 1316 में जालोर के मालदेव चौहान को चित्तौड़ का शासन प्रबंध सौंप दिया गया। किसे सौंप दिया गया? जालोर के मालदेव चौहान को। एक बार फिर से रीडिंग लगाई इसकी। तो देखिए खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद किले का शासन अपने पुत्र किसके हाथों में दे दिया? खिज्र खां के हाथों में दे दिया और इसका नाम रख दिया खिजराबाद। तो खिलजी की मृत्यु के पश्चात 1316 में, कब? 1316 में जालोर के मालदेव चौहान को चित्तौड़ का शासन प्रबंध सौंप दिया गया। आगे लिखिए
विक्रम सिंह में लिखना है तो लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में लिख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान में उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार लिखिए। उसके साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो भी था जिसने अपने ग्रंथ लिखे, ग्रंथ का नाम देखिए खजाइन उल फुतूह। लिखिए खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह में इसका आंखों देखा वर्णन किया है। आंखों देखा वर्णन किया है। तो आप पढ़ेंगे राणा हमीर। तो एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए थोड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान में उसके प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो भी था। कौन था उनके साथ? अमीर खुसरो भी था जिसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इसका आंखों देखा वर्णन भी किया है। अब हेडिंग लगा लीजिए राणा हमीर। क्या पढ़ेंगे अभी? राणा हमीर देखेंगे। लिख लीजिए राणा हमीर। राणा हमीर शासनकाल देख लीजिए 1326 से 1364। लिखिए 1326 से 1364। तो देखिए, मालदेव चौहान की 1321 में मृत्यु के बाद सिसोदा ठिकाने के सरदार राणा हमीर ने 1326 में गुजरात की लोक देवी कौन है? बीरवड़ी माता यानी कि अन्नपूर्णा माता एवं बारूजी सौदा के सहयोग से सुल्तान के प्रतिनिधि जय सिंह चौहान को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। सिसोदिया वंश की नींव डाली। तो लिखिए राणा हमीर। लिख लीजिए राणा हमीर। शासनकाल लिख लीजिए 1326 से 1364। लिख लिया 1326 से 1364। तो आगे लिखिए मालदेव चौहान की। लिखिए इसमें मालदेव चौहान की 1321 में मृत्यु के बाद सिसोदा ठिकाने के सरदार राणा हमीर ने। लिखिए सरदार राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में 1326 ईस्वी में गुजरात की लोक देवी। लिखिए गुजरात की लोक देवी बीरवड़ी माता। लिखिए बीरवड़ी माता, ये अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो अन्नपूर्णा भी लिख लीजिए।
अन्नपूर्णा एवं बाऊजी सौदा, बाऊजी सौदा के सहयोग से सुल्तान के प्रतिनिधि जयसिंह, लिखिए सुल्तान के प्रतिनिधि जयसिंह, सुल्तान के प्रतिनिधि जयसिंह चौहान को परास्त करके, चौहान को परास्त करके, साथ नोट कर लीजिए, चित्तौड़ पर अधिकार करके, चित्तौड़ पर अधिकार करके, अधिकार करके सिसोदिया वंश की नींव डाली। लिखिए सिसोदिया वंश की, किस वंश की? सिसोदिया करके सिसोदिया वंश की नींव डाली। तो देखिए राणा हमीर, क्या पढ़ रहे हैं? राणा हमीर। तो देखिए मालदेव चौहान की 1321 में, कब? 1321 में मृत्यु के बाद सिसोदा जो ठिकाना है, तो सिसोदा ठिकाने के सरदार राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में गुजरात की लोक देवी कौन है? बीरवड़ी माता या अन्नपूर्णा एवं बाऊजी सौदा के सहयोग से, किनके सहयोग से? बीरवड़ी माता और बाऊजी सौदा के सहयोग से सुल्तान के प्रतिनिधि जयसिंह चौहान को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार करके सिसोदिया वंश की नींव डाली। किस वंश की? सिसोदिया वंश की नींव डाली। आगे देखिए, इसी में देखिए आगे, तो लिखिए सिसोदा गांव के ही नाम पर गोहिलों की सिसोदिया शाखा का नामकरण हुआ है, ये बात लिखेंगे। लिखिए सिसोदा गांव के नाम पर ही, लिखिए सिसोदा गांव के नाम पर ही, सिसोदा गांव के नाम पर ही गुहिलों की सिसोदिया शाखा, गुहिलों की सिसोदिया शाखा शाखा का नामकरण हुआ, नामकरण हुआ। यह गांव वर्तमान राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास में स्थित है। लिख लीजिए बात में, लिखिए यह गांव वर्तमान में फिलहाल राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास स्थित है, के पास स्थित है। तो देखिए हमीर राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए तो इसके बाद में कभी मेवाड़ के सभी शासक राजा महाराणा का कहलाने लगे थे। तो ये बात लिखेंगे। लिखिए हमीर राणा शाखा का राजपूत था। लिखिए हमीर राणा शाखा का, राणा शाखा का राजपूत था, राजपूत था। इसके बाद लिखिए, इसलिए इसके बाद
इसलिए इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक, लिखिए मेवाड़ के सभी शासक राजा महाराणा कहलाने लगे। तो देखिए राणा हमीर, क्या पढ़ रहे हैं, राणा हमीर 1326 से 1364, तारीख है, ईस्वी है 1326 से 1364 शासनकाल है। तो सिसोदा गांव के नाम पर गोहिलों की सिसोदिया शाखा का नामकरण हुआ, किस वजह से हुआ है, तो सिसोदा गांव की वजह से सिसोदिया शाखा का नामकरण हुआ। और ये गांव वर्तमान में राजसमंद जिले में नाथद्वारा के पास स्थित है। और हमीर राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए इसके बाद मेवाड़ के सभी शासक राजा क्या कहलाने लगे थे, महाराणा कहलाने लगे। क्या कहे गए उसके बाद, ये कहे गए महाराणा। आगे देखिए फिर, और क्या कहा गया है, तो लिखिए हमीर को इतिहासकारों द्वारा, लिख लीजिए हमीर को इतिहासकारों द्वारा, क्या क्या कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, लिखिए एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन, लिखिए विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। कर्नल टोड ने उसे तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक कहा है, लिख लीजिए कर्नल टोड ने तात्कालीन प्रबल हिंदू शासक कहा है, तात्कालीन प्रबल हिंदू शासक कहा है, हिंदू शासक कहा है। तो देखिए नोट कीजिए ये बात, राणा हमीर शासनकाल, बार बार देखिए याद रखिए 1326 से 1364, बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए राणा हमीर, तो हमीर को इतिहासकारों द्वारा मेवाड़ का उद्धारक एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया, विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। तो कर्नल टोड ने तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक कहा। तो देखिए हमीर को इतिहासकारों द्वारा क्या कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक, कौन, राणा हमीर, मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की उपाधि, किसकी उपाधि, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई है, तो राणा हमीर को दी गई है। कर्नल टोड ने तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक कहा, क्या कहा, तात्कालिक प्रबल हिंदू शासक कहा। तो आगे लिखिए राणा हमीर में ही इतना लिख लिया, आगे नोट कीजिए। तो देखिए राणा हमीर के बारे में ही आगे क्या लिखना है, लिखिए मोहम्मद बिन तुगलक, लिखिए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एवं हमीर के मध्य,
हमीर के मथे 1336 ईस्वी में हुए। सिंगोली सिंगोली बांसवाड़ा, सिंगोली कहाँ है? तो बांसवाड़ा लिखिए। तो 1336 ईस्वी में सिंगोली के युद्ध में हमीर विजयी रहा। हमीर विजयी रहा। कौन विजयी रहा? हमीर। तो हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया था। लिख लीजिए, हमीर ने, लिखिए, हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया था। तो देखिए, हमीर के पश्चात क्षेत्र सिंह और खेता, क्षेत्र सिंह का नाम मैंने क्या था? खेता। इनके समय मालवा मेवाड़ संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये बात लिखेंगे। तो पहले इतना ही लिखिए, आप साथ साथ याद कर रहे हैं इनको। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एवं हमीर के मध्य 1336 ईस्वी में, ईस्वी है 1336, तो 1336 ईस्वी में सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में हमीर विजयी रहे। कौन विजयी रहे? तो हमीर विजयी रहे। तो हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया था। कौन सी माता का? अन्नपूर्णा माता का। किसने बनवाया था? हमीर ने बनवाया था। तो आगे देखिए, तो लिख लीजिए यही, हमीर के पश्चात, लिखिए, हमीर के पश्चात कौन? क्षेत्र सिंह। लिखिए, क्षेत्र सिंह उर्फ खेता शासनकाल। लिखिए, 1364 से 1382, 1364 से 1382। तो इनके समय क्या हुआ था? मेवाड़ मालवा संघर्ष आरंभ हुआ था। तो देखिए, हमीर के पश्चात क्षेत्र सिंह उर्फ खेता 1364 से 1382 शासनकाल। तो इस समय मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ था। आगे लिखिए, महाराणा लाखा। लिखिए, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा के बारे में देखिए। तो हमीर के पुत्र व क्षेम सिंह का पुत्र राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 में मेवाड़ का शासक बना। लिखिए, हमीर का पुत्र, पोता हमीर का, लिख लीजिए, हमीर का पुत्र व क्षेत्र सिंह का, क्षेम सिंह नहीं, क्षेत्र सिंह एवं जो अभी क्षेत्र सिंह देखा है, क्षेत्र सिंह का पुत्र राणा लाखा, ब्रैकेट में लिखना चाहे वो लिख सकता है, लक्ष्य सिंह 1382 में मेवाड़ के शासक बने या मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का शासक बना। तो राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने पिछोला झील बनवाई। लिख लीजिए, राणा लाखा के
लिखिए राणा लाखा के शासनकाल में तो राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने, लिखिए एक बंजारे ने पिछोला झील बनवाई। लिखिए पिछोला झील बनवाई। कौन सी झील बनवाई? पिछोला झील बनवाई। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं? महाराणा लाखा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? महाराणा लाखा। तो हमीर के पुत्र व क्षेत्र सिंह का पुत्र कौन है? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 में मेवाड़ का शासक बना। और राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारा था, बंजारे पिछो नामक बंजारे ने क्या बनवाई थी? पिछोला झील बनवाई। आगे देखिए इसमें शासनकाल नहीं लिखा, पहले वो लिख लीजिए 1382 से 1421। 1382 से 1421 तो लिख लीजिए। लाखा के शासनकाल में जावर की खान से चांदी शीशे जस्ते का खनन होने लगा, जिससे इनके आर्थिक समृद्धि भी बढ़ने लगी। लिख लीजिए लाखा के शासनकाल में, लिखिए इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में जावर की खान से चांदी शीशे एवं जस्ते का खनन होने लगा। जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। लिखिए जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी? आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। तो लाखा के शासनकाल में कहाँ की खान से? जावर की खान से। किसकी खान से? जावर की खान से चांदी शीशे जस्ते का खनन होने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी। नोट लगाकर एक बात और लिख लीजिए, लाखा में ही नोट लगाइए। तो क्या लिखना है? देखिए मारवाड़ के शासक रणमल राठौर ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी किससे की? लाखा से की। और इस शर्त पे की तो हंसाबाई का जो पुत्र है वही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा, यानी कि उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस शर्त को पूरा करने के लिए लाखा के जो पुत्र है कुंवर चुंडा ने आजीवन कुंवारा रहकर राजा न बनने की प्रतिज्ञा की, इसलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। तो लिखिए मारवाड़ के शासक, लिखिए मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी, अपनी बहन हंसाबाई की शादी लाखा से, राणा लाखा से इस शर्त पर करवाई। लिखिए इस शर्त पर करवाई कि हंसाबाई का पुत्र ही, लिखिए कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ की राजगद्दी
राजगद्दी हेतु उत्तराधिकारी बनेगा। लिखिए उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी बनेगा और इस शर्त को पूरा करने के लिए लाखा के पुत्र, लिखिए इस शर्त को पूरा करने के लिए लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा ने आजीवन कुंवारा रहकर, लिखिए कुंवर चुंडा ने आजीवन कुंवारा रहकर राजा न बनने की प्रतिज्ञा की। इसलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। लिख लीजिए, इसीलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। तो देखिए लाखा क्या पढ़ रहे हैं, लाखा 1382 से 1421। तो मारवाड़ के शासक रणमल राठौड़ ने हंसाबाई की शादी लाखा से करवाई। बुढ़ापे में शादी कर ली थी इन्होंने इनसे, हंसाबाई से। तो वो इस शर्त पे की, किस शर्त पे करवाई? मारवाड़ के जो शासक थे रणमल राठौड़, उन्होंने कहा जो मेरी बहन का जो बेटा होगा हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगा, कुंवर चुंडा नहीं बैठेगा। तो लाखा का पुत्र पहले से पुत्र थे इनका, कौन है? कुंवर चुंडा। तो हिसाब से तो ये बनना चाहिए था राजा। तो फिर कुंवर चुंडा ने आजीवन कुंवारा रहकर राजा न बनने की प्रतिज्ञा की, इसलिए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को।